घिरे हैं हम सवाल से, हमें जवाब चाहिए। जवाब दर सवाल है कि इनकलाब चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद इनकलाब। नमस्कार सम्मानित साथियों, आज मैं आप सबके सामने उत्तराखंड में नियम कानूनों की जो मनमानी व्याख्या से जो तमाम सबके प्रकरण लटके होते हैं और उनसे जो नुकसान उठाना पड़ता है, उसके बारे में स्वयं का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बताना चाहता हूँ कि 31 दिसंबर 2021 को सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद से ऑडिट ऑफिसर अल्मोड़ा से मैं रिटायरमेंट हुआ और तब से अपने पेंशन प्रकरण को लेकर 8 माह से अधिक अवधि तक जूझता रहा। अंततः 28 सितंबर को 9 माह के लगभग 9 माह बाद मुझे पेंशन और ग्रेजुएटी का भुगतान हुआ। इस दरमियान जिस आर्थिक एवं मानसिक पीड़ा से मैं गुजरा, ऐसा किसी और के साथ न हो, इसलिए मैं अपने इस प्रकरण को आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, अपने 37 साल 8 माह के राजकीय सेवाकाल में राजकीय कार्य के साथ ही जो जन जन के हित से जुड़े सवालों को लेकर मैं संघर्षरत रहा, सदैव चिंतनशील रहा और पूरे सेवाकाल के दरमियान इस सामाजिक क्षेत्र में अन्याय के खिलाफ लड़ाई में जो प्रमुख बातें मेरे सामने रही, जिनमें मैं भागीदारी की, उनमें सबसे बड़ा तो एक है पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन की प्राप्ति को लेकर 94 दिन तक सड़कों पर आकर संघर्ष किया। जिस उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के लिए लड़े और जिस राज्य प्राप्ति के लिए 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर कांड में मौत से रूबरू हुआ, उस राज्य में कतिपय अधिकारियों की शासनादेश और नियमों के मनमानी व्याख्या से जो आहत हुआ, अपने पेंशन प्रकरण को लेकर जो कतिपय अधिकारियों की द्वारा जो शासनादेशों के मनमानी व्याख्या कर मेरे पेंशन प्रकरण को लटकाया गया और मुझे क्षति पहुंचाई गई, उससे मैं बेहद आहत हूँ। इस प्रकरण के साथ ही पूरे अपने सेवाकाल में जो दूसरे मुद्दे को लेकर हमने संघर्ष किया, वह था शहीदों के सपने को साकार करने के लिए एक एकता यात्रा निकाली थी। जिस मुजब रामपुर तिराहा कांड में 2 अक्टूबर 1994 को शहीद स्थल पर मैं मौत से रूबरू हुआ, उसी स्थल पर 15 साल बाद जाने का मुझे सौभाग्य मिला और वहीं पर मुझे यह अनुभूति हुई कि शहीदों का सपना क्या है, इस बात की अनुभूति हुई।
आज दो अभी दो उत्तराखंड राज्य दो, आवाज़ दो हम एक हैं। इन जुनूनी नारों को लगाते हुए जो हमारे संगी साथी वहाँ पर शहीद हुए थे, उन्होंने अपनी शहादत दी थी, उसको स्मरण करते हुए उस 15 साल बाद जब वहाँ गया तो मुझे ऐसा लगा कि आवाज़ दो हम एक हैं कि जिस नारे की ताकत के बल पर हमने उत्तराखंड राज्य हासिल किया, राज्य बनने के बाद वह नारा ही धरातल से विलुप्त हो गया। और आवाज़ दो हम एक हैं के नारे को ही शहीदों का मूल सपना मानते हुए इस सपने को धरातल पर क्रियान्वयन करने की दिशा में राज्य गठन के बाद प्रयासरत रहा। और इसी प्रयास के तहत वर्ष 2020 में, अगस्त 20 में हमने गोलजू के चितई स्थित गोलजू के मंदिर से गंगोत्री के जल कलश के साथ एकता यात्रा निकाली थी रामपुर तिराहा स्थित शहीद स्थल तक। और उस एकता यात्रा के बाद शासन स्तर पर एक उच्च स्तरीय वार्ता हुई, जिसमें यह तय हुआ, जिसमें इस बात की समीक्षा हुई कि हड़ताल के कारणों की समीक्षा हुई, लेकिन हड़तालों के प्रति जवाबदेही के सवाल पर सब हर स्तर से चुप्पी साध ली गई। हड़तालें क्यों होती हैं, इस बात को लेकर हम मुखर रहे। और जो ये शासनादेश और नियमों की जो राज्य में सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही कि राज्य गठन के बाद से ही कतिपय अधिकारियों द्वारा नियम और शासनादेशों की मनमानी व्याख्या की जाती रही, और जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हर कोई प्रताड़ित हुआ होता रहा, और हर किसी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान भी उठाना पड़ा। हम अधिकारियों के इस मनमानी व्याख्या और तानाशाहीपूर्ण रवैये के खिलाफ लड़ते रहे और लेकिन अब पूरा 37 साल 8 माह के सेवाकाल पूर्ण करने के बाद अपनी पेंशन प्रकरण को लेकर भी लड़ता रहा। और पेंशन प्रकरण 8 माह बाद, रिटायरमेंट के 8 माह बाद पेंशन हो जाने के बावजूद अब पेंशन में विलंब के लिए जवाबदेही हेतु मेरी लड़ाई जारी है। यूँ तो यह एक व्यक्तिगत प्रकरण है, लेकिन यह हर किसी के जन के हित से जुड़ा सवाल है, क्योंकि जो अधिकारियों के मनमानी रवैया रहा है, तानाशाहीपूर्ण रवैया रहा है, उससे हर कोई प्रभावित है। और मेरा मानना है कि जवाबदेही की लड़ाई को अकेला नहीं लड़ा जा सकता है, सामूहिक रूप से सबके प्रयास से ही, सामूहिक प्रयास से ही जवाबदेही सुनिश्चित हो सकती है। बिना एकता के जवाबदेही तय नहीं हो सकती है। इसी दिशा में पुनः रिटायरमेंट के बाद भी नई सिरे से एक पहल करते हुए मैं अपेक्षा करता हूँ, जन से अपेक्षा करता हूँ कि जवाबदेही के सवाल को लेकर सब लोग आगे आएं और इस राज्य के विकास के लिए, इस राज्य में वित्तीय अनुशासन में एकरूपता लाने के लिए, शासनादेशों की मनमानी व्याख्या पर अंकुश लगाने के लिए सब लोग एकजुट हुए। और इसके ये एकजुट जब तक इस पर जवाबदेही के लिए जो पहल हुई है, इस पर सब लोगों का मैं समर्थन और सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। और जो पीड़ा, जो मानसिक और आर्थिक पीड़ा मुझे इस प्रकरण से हुई, ऐसा किसी और के साथ न हो, इसीलिए आज
मैं आप सबके सामने इस बात को डिटेल से साझा करना चाहता हूँ। इकतीस दिसंबर को रिटायरमेंट होने के बाद जब मेरी कोषागार अल्मोड़ा से मेरे पेंशन प्रकरण में 5 बार आपत्ति लगाई गई। जब स्वीकृति में विलंब होता देख मैंने 25 जून को सीएम हेल्पलाइन में एक शिकायत दर्ज की थी। सीएम हेल्पलाइन, जिसके पहली बार मैंने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज की। अब मुझे लगता था कि सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करने का मतलब ऑनलाइन है, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करो, सीधे उसमें एक्शन होगा। और मैं समझता हूँ कि हर कोई, किसी की आम आप सब लोग भी की भी यही अपेक्षा होगी, यही समझते होंगे कि सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करने का मतलब तुरंत शिकायत का निराकरण होना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शिकायत दर्ज होने के बावजूद कोषागार अल्मोड़ा से शिकायत, मेरे पेंशन प्रकरण पर आपत्ति लगाने का सिलसिला जारी रहा। आखिरकार मैंने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत का तत्काल निराकरण नहीं होने की दशा में 2 अक्टूबर 2022 को हल्द्वानी में आमरण अनशन करने का नोटिस सरकार को दिया। इसका परिणाम ये रहा कि शासन द्वारा इस नोटिस को गंभीरता से लिया गया। मुझे अपने पेंशन प्रकरण से मतलब था। आमरण अनशन मैंने इसलिए का नोटिस इसलिए दिया कि मुझे मेरी पेंशन स्वीकृत हो जाए। मेरा आमरण अनशन देने के पीछे मेन जो स्पष्ट मैंने किया था कि सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत का निराकरण नहीं होने की दशा में मैं आमरण अनशन करूँगा। एक प्रेरणादायक था कि आम लोगों का जो अपेक्षा रहती है, जैसे हम रामलीला देखते हैं, आजकल रामलीला देखते हैं, रामलीला में भी आता है कि जो हनुमान जी को उसने मेघनाद ने जो जिस अस्त्र का प्रयोग किया था, या लक्ष्मण पर जिस बाण हुआ था, तो उस पर हनुमान जी का रामलीला में हम देखते हैं कि उन्होंने उसका वो तो काट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उस शक्ति के प्रति जो विश्वास है, जो आस्था है, वो धूमिल न हो, इसलिए उसका प्रभाव को उन्होंने उसको एक्सेप्ट करते हुए उससे एक्सेप्ट किया। उसी प्रकार मेरा भी मानना था कि जो सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज होने के लिए दर्ज शिकायतों के बारे में जो आम जन के जो विश्वास है, जो धारणा है, जो अपेक्षा है कि तत्काल हमारी शिकायत का निराकरण होगा, उस विश्वास को बनाए रखने के लिए ही मैंने ये स्टेप लिया था। और मुझे खुशी है कि शासन के आला स्तर से इसको गंभीरता से लिया गया। स्वयं मुख्य सचिव महोदय के स्तर से इसमें 3 दिन के भीतर इस शिकायत का निराकरण करने के लिए सख्त आदेश दिए गए और परिणाम उसके निष्कर्ष के रूप में इसमें फटाफट कार्यवाही हुई। तो कार्यवाही के रूप में जो 5 बार आपत्ति लगाई गई थी, उन आपत्तियों में क्या था, ये एक ही आपत्ति को बार बार दोहराया गया। एक तो है कि 9 मार्च 2019 को एसीपी से संबंधित एक शासनादेश जारी हुआ था। कोषागार ने आपत्ति लगाई कि इस
शासनादेश के अनुरूप ही पेंशन प्रपत्र को तैयार कर प्रस्तुत किया जाए। जिला लेखा परीक्षा अधिकारी ने कहा कि चूंकि मुझे एसीपी का लाभ मिला ही नहीं था, इसलिए डिस्ट्रिक्ट ऑडिट अफसर ने उसके प्रत्युत्तर में लिखा कि यह शासनादेश इस प्रकरण में प्रभावी नहीं होता है। फिर आपत्ति लगी कि यह आपत्ति यथावत, पूर्व में लगाई गई आपत्ति यथावत है कि आपत्ति लगाई गई। उसके बारे में डिस्ट्रिक्ट ऑडिट अफसर ने उस शासनादेश में 4 बिंदु हैं, चारों बिंदुओं को व्याख्या करते हुए स्पष्ट कहा कि यह यहाँ पर लागू नहीं होता है। लेकिन इस बीच जब ऊपर से दबाव पड़ा और डिस्ट्रिक्ट ऑडिट निदेशालय द्वारा भी डिस्ट्रिक्ट ऑडिट अफसर को निर्देशित किया गया कि इस प्रकरण का तत्काल निस्तारण करने के लिए आपत्ति का परिपालन करो, तो डिस्ट्रिक्ट ऑडिट अफसर ट्रेजरी में गए और हम मुलाकात करी और उनको पत्र भी दिया ट्रेजरी अफसर को कि आपकी आपत्ति स्पष्ट नहीं है, इसके निस्तारण के लिए आप मेरे से जो भी अपेक्षा करते हो उसको स्पष्ट रूप में लिखित रूप से आप दीजिए ताकि मैं उसका परिपालन कर सकूँ। तो उसके जवाब में ट्रेजरी अफसर ने उस शासनादेश के बिंदु 4, 1 और 4 को परिभाषित करते हुए किया अपने पत्र में, और उसमें कहा गया कि तदर्थ सेवाओं में दी गई वेतन वृद्धियों को के बारे में स्पष्ट किया गया। एक और तो कहा गया कि तदर्थ सेवाओं में वेतन वृद्धि दिए जाने के दी गई वेतन वृद्धियों को नियमितीकरण के बाद किए गए वेतन निर्धारण में सम्मिलित किए जाने के लिए कोई नियम में कोई उल्लेख नहीं है। और दूसरी ओर कहा गया कि नियमितीकरण के समय वेतन निर्धारण में तदर्थ सेवाओं में दी गई वेतन वृद्धियों को सम्मिलित किया जाना नियम संगत नहीं है। लब्बो-लबाब इसका ये दिया। तो हमने इस बात पर हैरानी जताई है कि एक ओर आप कह रहे हो कि इसका नियम में कोई उल्लेख नहीं है और दूसरी ओर कह रहे हो आप नियम संगत है। खैर, संभवतः डिस्ट्रिक्ट ऑडिट अफसर ने कोषागार की उन आपत्तियों को जब पहले खंडन किया था और एक्सेप्ट नहीं किया था, बाद में जो ऊपर लेवल से जो दबाव पड़ा, हो सकता है मेरे आमरण अनशन को लेकर ही जो मैसेज किया है उससे करके, तो अंततः डिस्ट्रिक्ट ऑडिट अफसर ने कोषागार की लगाई के उस पत्र का और एसीपी से संबंधित उस शासनादेश का हवाला देते हुए 16 सितंबर को मेरा वेतन निर्धारण के आदेश जारी किए। वेतन निर्धारण में मेरी नियुक्ति विभाग में अप्रैल 1984 में हुई और नियमितीकरण हुआ अक्टूबर 90 में। तो जो वेतन निर्धारण हुआ उसमें मुझे नियुक्ति की तिथि से नियमितीकरण की तिथि तक जो 4 वेतन वृद्धियाँ मिली थी, उन वेतन वृद्धियों को विलुप्त करते हुए अक्टूबर 90 में न्यूनतम वेतन पर वेतन निर्धारित कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई वेतन वृद्धियों को उत्तराखंड सरकार द्वारा विलुप्त करते हुए एक नए रिटायरमेंट के 8 माह बाद पेंशन स्वीकृति से पूर्व जो वेतन निर्धारण हुआ उसमें ये वेतन वृद्धियों को इस प्रकार विलुप्त किया जाना एक हतप्रभ करने वाला वाक़या था। लेकिन और 20 इसके बाद तुरंत बाद 20
सितंबर को मेरी पेंशन स्वीकृति के आदेश जारी हो गए और सीएम पोर्टल के द्वारा मुझे जानकारी मिली। 22 सितंबर को सीएम पोर्टल में मुझे जानकारी दी गई कि आपकी शिकायत का निराकरण कर लिया गया है। पोर्टल के शिकायत के स्टेटस में यह जानकारी दी गई और 23 तारीख को मुझे वो आदेश मिला और 28 तारीख को ट्रेजरी हल्द्वानी से मुझे अपनी पेंशन ग्रेच्युटी का भुगतान की स्वीकृत राशि का भुगतान मिल गया। यह भुगतान मिलने के बाद मैंने 1 तारीख को कुमाऊं कमिश्नर के माध्यम से नैनीताल में के कार्यालय में जाकर माननीय मुख्यमंत्री सहित तमाम आला अधिकारियों को एक ज्ञापन भेजा है। इस ज्ञापन में मैंने अपने पेंशन प्रकरण में जो विलम्ब हुआ उसके लिए जवाबदेही तय करने के साथ ही इस विलम्ब के कारण जो मुझे आर्थिक क्षति हुई उसकी प्रतिपूर्ति कराने की मांग की है। और इस ज्ञापन के जरिए ज्ञापन में मैंने यह भी उल्लेख किया है कि इस यूँ तो ये एक व्यक्तिगत प्रकरण है, रमेश पांडे की पेंशन प्रकरण का मामला है, लेकिन इसमें इस प्रकरण के जरिए अगर इसको समग्र दृष्टि से देखें, जो नियमों की और शासनादेशों की मनमानी व्याख्या के कारण जो मेरी वेतन वृद्धियों को तदर्थ सेवा में मिली वेतन वृद्धियों को विलुप्त किया गया, ऐसा सिर्फ और सिर्फ कोषागार अल्मोड़ा में ही हुआ। सरकारी कार्मिकों की पेंशन स्वीकृति के लिए निदेशालय कोषागार तथा पेंशन एवं हकदारी विभाग अधिकृत हैं और स्थानीय निकाय के कार्मिकों की पेंशन की स्वीकृति के लिए ऑडिट निदेशालय अधिकृत है। कोषागार अल्मोड़ा के सिवाय ऐसी आपत्ति पूरे प्रदेश में किसी भी स्तर से किसी भी कार्मिक के पेंशन प्रकरणों में अब तक नहीं लगाई गई। कुल मिला के जो हाल में आप सबने की जानकारी में आया होगा, आपने उसमें पार्टिसिपेट भी किया होगा, आक्रोश भी व्यक्त किया होगा, किसमें कि जो उत्तराखंड की विधानसभा में जो तदर्थ सेवा में हुई नियुक्तियों को लेकर जो बेरोजगारों के हक पर जो कुठाराघात हुआ और बेरोजगार इस बात को इन नियुक्तियों को लेकर बेरोजगारों में जो उबाल आया उससे आप सब लोग विज्ञ हैं। आज आप सबके सामने मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि विधानसभा में तदर्थ सेवाओं में हुई नियुक्तियों को लेकर जो उबाल आया था वो अभी थमा भी नहीं था कि अब कोषागार द्वारा जो मेरे पेंशन प्रकरण को में जो ये वेतन निर्धारण हुआ है, इससे अब तदर्थ सेवाओं में दी गई वेतन वृद्धियों को लेकर बहुत बड़ा गंभीर सवाल उठ खड़ा हुआ है। अगर 2000 मार्च 19 के एसीपी से संबंधित शासनादेश के आधार पर ही अगर मेरी वेतन वृद्धियों को विलुप्त किया गया है, तो मार्च 19 के बाद से इस राज्य में सैकड़ों कार्मिक मेरे ही संगे साथी मेरे ही विभाग के भी सम्मिलित हैं उसमें, जिन्हें मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं उन प्रकरणों को। ऐसे ही तमाम विभागों में सैकड़ों कार्मिक रिटायरमेंट हुए हैं जिन्होंने तदर्थ सेवा में नियुक्ति पाए कार्मिक भी इसमें सम्मिलित हैं, बहुत बड़ी तादाद में हैं। तो किसी भी स्तर से उनके पेंशन प्रकरण स्वीकृत हो गए हैं, लेकिन किसी भी स्तर से किसी भी के भी पेंशन प्रकरण में ऐसी आपत्ति नहीं लगी। तो अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि कौन सही है और कौन गलत है। मैं तो कहता हूँ
कि अगर ट्रेजरी कोषागार अल्मोड़ा अगर सही है तो उसे प्रशस्ति पत्र दिया जाना चाहिए, और जो अन्य पेंशन प्रकरणों की स्वीकृति के लिए जो अन्य अधिकृत हैं विभाग, संस्थाएं, कार्यालय, उनको उनसे पूछा जाना चाहिए कि ऐसी आपत्ति आज तक आपने क्यों नहीं लगाई। क्योंकि अगर उनके स्तर से अगर यह सही है, कोषागार अल्मोड़ा की आपत्ति अगर सही है, तो ऐसी आपत्ति औरों के स्तर से नहीं लगाए जाने के कारण मैं समझता हूँ तमाम सैकड़ों कार्मिकों की जो तदर्थ सेवाओं में जो उनको वेतन वृद्धियाँ दी गई, उनकी दी गई वेतन वृद्धियों को सम्मिलित करते हुए उनके पेंशन प्रकरण स्वीकृत किए गए, तो इससे मैं समझता हूँ कि करोड़ों का अधिक भुगतान हुआ है और वित्तीय गड़बड़ियाँ हुई हैं। तो इस सवाल पर निश्चित रूप से सरकार को संज्ञान लेना होगा और इसमें जवाब देना होगा। यह हमारा अपनी मुहिम है। इस बात को लेकर इस मुहिम को हम आगे जारी रखेंगे आप सब लोगों के सहयोग से। अब मेरे संज्ञान में यह भी है कि उत्तराखंड सेवानिवृत्त लाभ अधिनियम 2018 में सिर्फ और सिर्फ मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों को ही पेंशन और सेवानिवृत्त लाभ दिए जाने का प्रावधान है। ऐसे कार्मिक जो तदर्थ सेवा या नियमित या दैनिक वेतन वाले या वर्क चार्ज वाले या संविदा वाले या आउटसोर्स वाले, ऐसे कार्मिकों को पेंशन का लाभ नहीं दिया जा सकता है इस अधिनियम के अनुसार। अब इधर जो तदर्थ सेवाओं में से नियुक्ति पाए गए कार्मिक जो रिटायरमेंट, जो नियमितीकरण भी जिनका हो चुका है, नियमितीकरण की तिथि से उन्हें पेंशन लाभ या सेवानिवृत्ति लाभ दिया जाना चाहिए इस अधिनियम के तहत। और इसी अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए आपत्ति लगाए जाने पर मेरे पेंशन प्रकरण में आपत्ति का परिपालन करते हुए मेरे पेंशन और उपादान की गणना नियमितीकरण की तिथि से करते हुए ग्रेजुएटी की राशि को लगभग 83,000 राशि को कम करते हुए पेंशन स्वीकृति के लिए भेजा गया। लेकिन सवाल उठता है कि जो तदर्थ सेवाओं से नियुक्त जिन कार्मिकों ने नियमितीकरण की तिथि तक जिन जो वेतन वृद्धियाँ पाई थी तदर्थ सेवा काल में, उन वेतन वृद्धियों को विलुप्त क्यों नहीं किया गया या उनको कटौती क्यों नहीं की गई। उनकी कटौती किए बिना उनके पेंशन प्रकरण कैसे स्वीकृत हुए, ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये पिक एंड चूज वाली पॉलिसी है या नियम और शासनादेश की मनमानी व्याख्या, नहीं तो और क्या है। तो यह तय होना बहुत ज़रूरी है कि इस पूरे मामले में आखिर कौन सही है और कौन गलत है। इस बीच मेरे संज्ञान में यह भी आया है कि इस अधिनियम के विपरीत तदर्थ सेवाओं में तैनात तमाम विभागों के कार्यरत और सेवानिवृत्त कार्मिकों को पेंशन और सेवानिवृत्त का लाभ देने के लिए तदर्थ सेवाओं को भी सम्मिलित करने के लिए अग्रणित करते हुए उन्हें पेंशन और सेवानिवृत्त लाभ देने के लिए सभी विभागों से सूचना उत्तराखंड शासन द्वारा एकत्र कर ली गई हैं और जल्द ही इस पूरे मामले को तदर्थ सेवाओं को पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ में जोड़ते हुए तदर्थ सेवाओं को पेंशन के लिए जोड़ते हुए उन्हें सेवानिवृत्ति लाभ देने के प्रस्ताव को शीघ्र ही कैबिनेट के समक्ष
रखा जाना है। इसकी तैयारी लगभग उत्तराखंड शासन स्तर पर कर ली गई है, ऐसा मेरे संज्ञान में है। और पत्र भी, क्योंकि सभी विभागों से ऐसी सूचना मांगी गई थी, तो मेरे संज्ञान में ये मामला है। इस पूरे मामले में मेरा अपना मानना है कि अगर ऐसा है तो अच्छी बात है। एक और आपने अधिनियम के विपरीत आप अगर ऐसा स्टेप ले रहे हो, एक मुश्त अगर इनको, क्योंकि उत्तर प्रदेश समय के सेवा काल में है, बाद में तो तदर्शी सेवाओं को प्रतिबंधित कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश शासन, उत्तर प्रदेश सरकार में जो तदर्थ सेवाएँ के रूप में नियुक्त थे, उनके बाद में नियमितीकरण भी हो गए। तो तदर्थ सेवाओं को पेंशन के लिए उनकी सेवाओं को आगे करते हुए अगर ऐसा निर्णय लिया जाता है तो ये अच्छी बात है। लेकिन ऐसा होने से पूर्व इस बात का जवाब, इस बात को तय करना पड़ेगा कि अगर वर्तमान में जो नियम है उसके अनुरूप कार्यवाही हुई है या नहीं हुई है। क्या वर्तमान में जो कोषागार अल्मोड़ा की तर्ज पर अन्य के स्तर से ये तदर्थ सेवाओं में दी गई वेतन वृद्धियों को कटौती क्यों नहीं की गई, या उनको नियमितीकरण में उनका वेतन निर्धारण के समय उनको विलुप्त क्यों नहीं किया गया, और जो उनको विलुप्त किए बिना जो उन वेतन वृद्धियों का लाभ भी पेंशन में दिया गया। तो अगर ट्रेजरी अल्मोड़ा सही है तो अन्य के स्तर से जो ये वेतन वृद्धियों को सम्मिलित करते हुए जो पेंशन का लाभ दिया गया वो करोड़ों की में अधिक भुगतान हुआ है और वित्तीय गड़बड़ी हुई है। ये एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। ये वर्तमान में जो चीज़ है, अब अगर ये प्रस्ताव कैबिनेट से अगर मंजूर हो भी जाता है तो, लेकिन इस सवाल, इससे इसको ढका नहीं जा सकता है। वित्तीय गड़बड़ियों को इस कैबिनेट में लिए गए निर्णय लेकर इसको दबाया नहीं जा सकता है। जो गड़बड़ी हुई है, जो गलत है तो गलत है। और अगर इसमें जो भी करना है, एक के स्तर से हुआ है और अन्य के स्तर से क्यों नहीं हुआ है, ये एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। इस पर जवाब सरकार को देना ही होगा। इसी सवाल को अब मैं समझता हूँ कि राज्य में सरकार इस पूरे प्रकरण में को संज्ञान में लेते हुए इस राज्य में जो शासनादेशों की जो और नियमों की जो मनमानी व्याख्या करते हुए जो प्रकरणों को लटकाए जाने की प्रवृत्ति रही है और आम लोगों को एक नुकसान पहुंचाने की जो प्रवृत्ति रही है, जिन अधिकारियों की तानाशाहीपूर्ण रवैया रहा है, उस पर कड़ाई से अंकुश लगाते हुए पूरे राज्य में वित्तीय अनुशासन में एकरूपता लाने की दिशा में बहुत कारगर और शीघ्र कदम उठाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो सम्मानित साथियों, इस मामलों में मैं आगे भी जो भी स्टेप होगा उसमें आप सब लोगों के सम्मुख आपके सहयोग के लिए अपनी बात को रखूँगा। फिलहाल तो शहीदों के सपने के रूप में आवाज़ दो हम एक हैं के नारे को साकार करने के लिए करना ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है? वो सिर्फ जवाबदेही के लिए, विकास के लिए जवाबदेही ज़रूरी है और जवाबदेही के लिए एकता ज़रूरी है। तो आप सब लोगों ने मेरे हाथ जोड़े विनती से कि जो उत्तराखंड राज्य लीजिए जन जन सब ढांडल मिलबे जो उत्तराखंड राज्य बोलने लीजिए, जो संघर्ष करो, जो कुर्बानी दी, उसको देखते हुए वही बात हमने राज्य तो मिल गो। लेकिन अब आज 22 साल बाद ले राज्य गठन 22 साल पूर्व हुई सन, लेकिन आप ले यहाँ जो एक वित्तीय जो मनमानी व्यवस्था चल रही है, पीक एंड चूज चल रहा हो, शासनादेश और नियम में मनमानी व्याख्या चल रहे, व्हील सब धनी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से परेशान छन, प्रताड़ित छन, नुकसान उठूनी, इस सब न प्रति अगर हम सब लोग मिलकर जवाबदेही के सवाल में हमारे और तुम्हारा और हमारे बीच में अगर 36 आंकड़ों सना तो उनमें एक गांठ और लगा लो, कोई बात ना,
लेकिन जहाँ जवाबदेही सवाल छो उतनी मेरा अनुरोध से सब लोगों ने गए कि सब लोग एकजुट हवे ये जवाबदेही सवालों को लेकर सब लोग शहीदों के सपने के रूप में आवाज़ जो हम एक हैं के नारे को बुलंद करते हुए इस राज्य की खुशहाली और विकास के लिए सब लोग आगे आला ये मेरे और जो मामूल वेर ये जवाबदेही के सवाल को लेकर हमूल चितई स्थित गुलजू मंदिर में एक जो फरियाद लगा रखी वीगला निश्चित रूप से हमने पूर्ण विश्वास कि वो दरबार में वो फरियाद पर जरूर भी सुनाए हल और वो फरियाद पूरा हल हड़ताल किले होनी यह कारण में समीक्षा तो है कि शासन स्तर पर सब ने माने हल कि हड़ताल क्या ली होनी हम बता कि या तो संवाद शून्यता है संवाद शून्यता तानाशाही और वादा खिलाफी ये तीन प्रमुख कारण सन हड़ताल ने ली इनको सब ने मानल है जो तानाशाही है भाई जो नियम शासनादेश में ऐसे कि जो बात सही नहीं उनको तो मूल कहला कि नहीं ऐसा होना चाहिए तानाशाही है मनमानी व्याख्या है तो ये मनमानी का माकूल जवाब देने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा और निश्चित रूप से जो चितई गुलजू दरबार में जो हम बोले जवाबदेही लीजिए जो फरियाद कर रखी ये राज्य में हड़तालन में पूर्ण विराम लगवाने लीजिए यह आक्रोश आए इन आंदोलन से जन्मे उत्तराखंड राज्य में आंदोलन के प्रति जवाबदेही के लिए सब लोग एकजुट हों यही शहीदों की का मूल सपना है क्योंकि आज जो अभी जो उत्तराखंड राज्य दो इस नारे को लेकर तो हमने सब ने प्रतिभाग किया आवाज़ जो हम एक है कि नारे की ताकत के बल पर सब ने हम मिलकर राज्य तो हासिल करो लेकिन अब आज जो सालन बाद जो राज्य हालात छन जो मोनोपोली से कोई व्यवस्था ने नाम पर के जय मन जैसे रहे उसका नाम जो काम होनी सन उले नहीं होना है और जो नहीं होनी सन उले जानी अब ये तो सब डायनल तय करण से कि ये मैं हम सब नल के करण तो मैं अनुरोध करूँ आज अपने एक यूट्यूब चैनल माध्यम पहली बार इस यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आप सबन हूँ ये अनुरोध करूँ चाहनिया कि ये मेरे जवाबदेही को लेकर एकजुट होने में मेरी जो अपील है वो मैं सब लोग समर्थन और सहयोग कर ला और ये जवाबदेही वाली बात को सरकार तक पहुंचाना लीजिए मेरे इस चैनल को लाइक कर ला सब्सक्राइब कर ला और शेयर कर ला ये मेरा अनुरोध है धन्यवाद एक साथ आप सब लोगों ने फिर जल्दी मिलूँ ये जवाबदेही को लेकर जिले उपलब्धि है उनको लेकर हम सब लोग अपनी बातों साझा करूँ और जल्दी आप सब उनके मुलाकात हो धन्यवाद।